हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे हमारे बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स और बीबीए के स्टूडेंट से। अगर आपके सिलेबस में कॉस्ट अकाउंटिंग नाम का सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इस वीडियो के अंदर हम पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग के सिलेबस को देखने वाले हैं कि आखिर उसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को देखेंगे, कौन से चैप्टर में से थ्योरी क्वेश्चन आता है, कौन से चैप्टर में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, इसको समझेंगे। तो ओवरऑल आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं उनके सिलेबस का हम डिटेल एनालिसिस करेंगे हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। आप इस एक वीडियो को देखने के बाद पूरे अपने कॉस्ट अकाउंटिंग के सिलेबस से फैमिलियर हो जाओगे। जब भी आप अपने कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक को उठाओगे तो उसके अंदर आपको कोई भी नई बात नहीं देखने को मिलेगी। सारे वो कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो पॉइंट्स होंगे जिनके नाम आप इस वीडियो के अंदर सुन चुके होंगे। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से मेरी बातों को समझना है। वीडियो देखने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। तो चले शुरू करें। तो हम बात कर रहे हैं बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स और बीबीए के स्टूडेंट के लिए। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, चाहे आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हो, चाहे रेगुलर कॉलेज से हो, चाहे डिस्टेंस लर्निंग से हो, ओपन से हो, आप किसी भी कॉलेज से हो, अगर आपके सिलेबस में कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है तो इस वीडियो के अंदर हम आपके सिलेबस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आता है वो है हमारा इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर मैं आपको बताऊं कि कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है, आखिर यहाँ पर हम किस चीज़ की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो देखो एक बात तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है कि हमें अकाउंटिंग करनी है। किस चीज़ की अकाउंटिंग करनी है? कॉस्ट की अकाउंटिंग करनी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज आपका एक बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर आप पेन बनाते हो, तो आप पेन की कॉस्ट कैसे निकालोगे? आप ये कैसे पता लगाओगे कि आपको इस पेन की, एक पर्टिकुलर पेन की कॉस्ट इतनी पड़ी, आप उसको मार्केट में इतने रुपए में सेल करोगे, तब जाके आपका इतना प्रॉफिट हो जाएगा। इस बात को आप कैलकुलेट कैसे करोगे? मान लो आप जो पेन बना रहे हो, उस पेन की कॉस्ट आपको 7 रुपये की पड़ रही है, आप उसमें अपना 3 रुपये का प्रॉफिट ऐड करके उसको 10 रुपये में मार्केट में बेच दे रहे हो। तो जो 7 रुपये कॉस्ट आपने निकाली, वो 7 रुपये कॉस्ट कैसे निकली? यही 7 रुपये कॉस्ट निकालने में हमें मदद करता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। आपका एक पेन 7 रुपये का पड़ा, उस पेन के अंदर प्लास्टिक की कॉस्ट थी, जो उसके अंदर रिफिल डली है उसकी कॉस्ट थी, रिफिल में जो निब लगी हुई है उसकी कॉस्ट है, उसमें जो इंक डाली हुई है उसकी कॉस्ट है। तो हर चीज़ की अपनी अलग अलग कॉस्ट है। आप एक पेन बना रहे हो तो उसकी कॉस्ट तो आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन अगर मान लो आप एक दिन में 10,000 पेन बनाओ, इसी तरीके से आप पूरे महीने पेन बनाते रहो, पूरे साल पेन बनाते रहो, उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कितने पेन बनाए, उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी, तो क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो? आप निकाल सकते हो? तो उस टाइम पर कॉस्ट को कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 10,000 पेन बनाने हैं तो वो किसी फैक्ट्री में बनेंगे, तो हमें फैक्ट्री किराए पे लेनी होगी, फैक्ट्री का रेंट भी होगा, फैक्ट्री के अंदर चलने वाली इलेक्ट्रिसिटी भी होगी, जिस मशीन में पेन बनेंगे उस मशीन की अपनी अलग कॉस्ट होगी, मशीन में डलने वाले ऑयल की कॉस्ट अलग होगी, फैक्ट्री के साफ़ सफाई की कॉस्ट अलग होगी, फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए जो लाइसेंस लगेगा उसकी कॉस्ट अलग होगी, वहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स की कॉस्ट अलग होगी, पेन की पैकेजिंग की कॉस्ट अलग होगी, फैक्ट्री के बाहर सेफ्टी के लिए जो गार्ड रखा जाएगा उसकी कॉस्ट अलग होगी। तो जब भी हम लार्ज क्वांटिटी में किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उस केस में हमारे पास बहुत सारे खर्चे आते हैं, बहुत सारी हमारी कॉस्ट आती है, जिसको हमें कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग का इस्तेमाल ना करें तो फिर वहाँ पर हमारी कॉस्ट कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। अगर आप डेली बेसिस पे 10,000 पेन बना रहे हो, 10 लाख पेन बना रहे हो और इतना सारा आपका खर्चा हो रहा है, उसके बाद अगर मैं आपसे पूछ दूँ कि एक पेन की कॉस्ट आपकी कितनी पड़ी, तो क्या आप बता सकते हो? आप इतने सारे खर्चों को कैलकुलेट करके उन खर्चों को अपने 10,000 पेन के अंदर ऐड ऑन करके उसके बाद उसमें से पर यूनिट पेन की कॉस्ट निकाल सकते हो? निकाल तो सकते हो, लेकिन बहुत आसान नहीं होगा इसको निकालना। तो हमारी इसी परेशानी को सॉल्व करता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग हमें हर चीज़ की पर यूनिट वैल्यू निकाल के दे देगा। तो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग हमें हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट बताता है। अब इसके अंदर बहुत सारी बातें होती हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं, समझनी होती हैं, एक एक चीज़ को डिटेल में देखना होता है। टोटल इसके अंदर हमारे पास 16 चैप्टर्स आ जाते हैं। तो जब हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे एक एक चीज़ के ऊपर। तो अगर मैं फर्स्ट चैप्टर की बात करूँ तो हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इस चैप्टर के अंदर हमें कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब समझना है, कॉस्टिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होती है, ये सारी बातें हमें इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलती हैं। मीनिंग ऑफ कॉस्ट, हमें कॉस्ट का मतलब देखना होगा, कॉस्टिंग का मतलब देखना होगा, कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब देखना होगा और कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब देखना होगा।
उसके बाद हम कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस देखेंगे। फिर हम ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग देखेंगे कि आखिर कॉस्ट अकाउंटिंग बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव होता है। फिर हम देखेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच क्या डिफरेंस होता है। हमारे पास अकाउंटिंग की कई सारी ब्रांचेज होती हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप पहले पढ़ के आ चुके हो, तो यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे कि आखिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। यहाँ पर हमें यह भी देखना है कि आखिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ऐसी क्या लिमिटेशन थी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ऐसी क्या कमियाँ थी जिसकी वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग नाम का सब्जेक्ट बना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम कॉस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद हम इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के। फिर लिमिटेशन, ऑब्जेक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्टिंग सिस्टम के इंस्टॉलेशन का मतलब है कि आप जो है अपने बिजनेस के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट को अप्लाई कर रहे हो। जब हमारा बिजनेस बड़ा हो जाता है, जब भी हम डेली बेसिस पे हज़ारों लाखों में प्रोडक्शन कर देते हैं, तो फिर वहाँ पर हमारा कॉस्ट कैलकुलेशन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसीलिए जब बिज़नेस बड़ा हो जाता है तो वहाँ पर हमें कॉस्टिंग के सिस्टम को इंस्टॉल करना पड़ता है, हमें कॉस्ट अकाउंटिंग करना शुरू करना पड़ता है। तो उसके बाद हम देखेंगे प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज इन इंस्टॉलिंग अ कॉस्टिंग सिस्टम। तो अगर आप अपने बिजनेस के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को अप्लाई करते हो तो उस केस में हमारे पास कई सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, कई सारे प्रैक्टिकल्स हर्डल्स आते हैं हमारे सामने, जिसको हमें ख़त्म करके, जिसको हमें साइड करके अपने बिजनेस के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो आखिर कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं उसको हम यहाँ पर देखेंगे। फिर अगर बात करूँ इसेंशियल फीचर्स ऑफ अ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, तो एक अच्छे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के क्या क्या इसेंशियल फीचर्स होते हैं उसको हम यहाँ पर देखेंगे। फिर हमारे पास कॉस्टिंग के अंदर कुछ टर्म्स आती हैं, कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो ये क्या होता है, इनको हम समझेंगे। फिर बात करूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, यहाँ पर भी हमारे पास कुछ कॉस्टिंग की टर्म्स हैं। कॉस्ट सेंटर क्या होता है, रेवेन्यू सेंटर क्या होता है, प्रॉफिट सेंटर क्या होता है, कंट्रीब्यूशन सेंटर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट सेंटर क्या होता है। बेसिकली ये फर्स्ट चैप्टर हमारा पूरा का पूरा थ्योरी चैप्टर है। इस चैप्टर की मदद से आपका कॉस्टिंग का एक बेस तैयार हो जाएगा। आप समझ जाओगे कि आखिर कॉस्टिंग क्या होती है और कॉस्टिंग के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। बाकी ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा थ्योरी का चैप्टर है। इसके अंदर से आपके एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। हमारे पास कॉस्टिंग के अंदर कई सारे मेथड्स होते हैं, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेशन कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग सर्विस कॉस्टिंग। तो ये सब हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं कॉस्टिंग के। हमें जो है हर एक मेथड के ऊपर अलग से सेपरेट चैप्टर पढ़ना है, बहुत डिटेल में डिस्कशन करना है इन मेथड्स के बारे में। उसके बाद अगर मैं टेक्निक्स की बात करूँ तो हमारे पास कॉस्टिंग की कुछ टेक्निक्स भी होती हैं, जैसे कि मार्जिनल कॉस्टिंग, डायरेक्ट कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल। तो ये सब हमारी टेक्निक्स होती हैं कॉस्टिंग के अंदर। इनके ऊपर भी हमारे पास सेपरेटली अलग अलग चैप्टर्स हैं जिनके अंदर हमें इन सब टेक्निक्स को बहुत डिटेल में देखना होता है। फिर आता है हमारे पास डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉस्ट एसर्टेनमेंट एंड कॉस्ट एस्टिमेशन। कॉस्ट एसर्टेनमेंट का मतलब है कि आप कॉस्ट की कैलकुलेशन कर रहे हो, कॉस्ट को फाइंड आउट कर रहे हो, जबकि कॉस्ट एस्टिमेशन का मतलब होगा कि आप कॉस्ट का एस्टिमेशन लगा रहे हो, एक अंदाजा लगा रहे हो। तो कॉस्ट एसर्टेन जो है वो एक्चुअल बेसिस पर होता है, उसमें आप एक्चुअल कॉस्ट निकालते हो, जबकि कॉस्ट एस्टिमेशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है, एक प्रेडिक्शन करी जा रही है। तो आखिर इनके बीच क्या डिफरेंस होता है वो हम देखेंगे यहाँ पर। फिर बात करूँ कॉस्ट एलोकेशन, कॉस्ट अपोर्शनमेंट, कॉस्ट एब्जॉर्प्शन। तो ये भी हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको हमें देखना होता है। उसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट आएगा। हम जो है कॉस्ट को कई सारे टाइप्स में डिवाइड करते हैं। हम नेचर के बेस पे कॉस्ट को डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर हमारी मटेरियल कॉस्ट होती है, लेबर कॉस्ट होती है, एक्सपेंस कॉस्ट होती है। हम जो है डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट के बेसिस पर भी कॉस्ट को डिवाइड करते हैं। हमारे पास कुछ डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं, कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं। तो कई सारे बेसिस पर हम कॉस्ट का क्लासिफिकेशन करते हैं। कुछ फिक्स कॉस्ट होती है, कुछ वेरिएबल कॉस्ट होती हैं। तो कई सारी अलग अलग टाइप की कॉस्ट इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने को मिलेंगी। उसके बाद कुछ स्पेशल कॉस्ट होती हैं, कुछ ऐसी कॉस्ट होती हैं जिनसे मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में मदद मिलती है, जैसे कि रेलिवेंट कॉस्ट हो गई, इररेलिवेंट कॉस्ट हो गई, संक कॉस्ट हो गई, शटडाउन कॉस्ट हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। तो ऐसी कई सारी हमारे पास कॉस्ट होती हैं जिसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फिर अगर मैं बात करूँ आइटम्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट्स, तो कुछ ऐसी आइटम्स हमारे पास होती हैं जिसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर नहीं लिखा करते। यहाँ पर हम कुछ ऐसी आइटम्स को पढ़ेंगे जो हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर तो आती हैं लेकिन हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर नहीं आती। उसके बाद हम देखेंगे कॉस्ट ऑडिट, कि आखिर कॉस्ट ऑडिट होता क्या है। फिर आएगी हमारी कॉस्ट शीट, कि आखिर कॉस्ट शीट क्या होती है। जिस तरीके से आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट के फॉर्मेट होते थे, उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट शीट होती है, कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट होता है। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, जो कि पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर था। इसके अंदर से एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन कंफर्म बनता है, बार बार एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है।
उसके बाद हम देखेंगे अपना सेकंड चैप्टर जो कि है अकाउंटिंग फॉर मटेरियल कॉस्ट। इसके अंदर हमें सबसे पहले देखना होता है कि आखिर मटेरियल क्या होता है। मैंने आपको अभी बताया कि अगर हम एक पेन बनाते हैं तो पेन के ऊपर लगने वाला प्लास्टिक हमारा मटेरियल है, तो उस प्लास्टिक की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, उसके अंदर लगने वाली रिफिल की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, तो उन सबको यहाँ पर हम देखते हैं। अगर मान लो आप कोई मोबाइल बना रहे हो तो मोबाइल के ऊपर जो प्लास्टिक लगता है उसके अंदर जो बैटरी होती है वो सब हमारा मटेरियल है, तो उसकी कॉस्टिंग कैसे होती है वो सब इस चैप्टर के अंदर देखा जाता है। तो मटेरियल क्या होता है वो हमें देखना है। मटेरियल हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट मटेरियल, एक इनडायरेक्ट मटेरियल, उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। मटेरियल को कंट्रोल कैसे करा जाता है, किस तरीके से हम प्रोडक्शन की प्लानिंग करें, कंट्रोलिंग करें ताकि हमारी मटेरियल की वेस्टेज कम से कम हो, हम अपने मटेरियल को सही तरीके से यूज़ कर पाएँ। तो उसके लिए हमारे पास मटेरियल कंट्रोल नाम का टॉपिक है। उसके बाद हमें देखना होता है इन्वेंट्री कंट्रोल, कि आखिर इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है। फिर हम देखते हैं ABC एनालिसिस। यहाँ पर जो है हम ABC 3 अलग अलग कैटेगरी में अपने मटेरियल को डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रीऑर्डर क्वांटिटी और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको हम EOQ के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फॉर्मुलेज आएंगे, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर रीऑर्डर क्वांटिटी और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू हो जाता है, यहाँ से हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें से एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। कुछ हमारे पास स्टॉक के लेवल्स होते हैं, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल। तो कई सारे स्टॉक के लेवल्स होते हैं जिनको हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर भी हमारे कुछ फॉर्मूलाज आते हैं जिनके बेसिस पे हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। उसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इससे भी हमारा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है। फिर हमारे पास आएगा परचेज ऑफ मटेरियल। यहाँ पर जो है हम ये देखते हैं कि आखिर मटेरियल को किस तरीके से परचेज करा जाता है। अगर आपको अपने बिजनेस के अंदर मटेरियल को परचेज करना है तो उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है ताकि आप सही तरीके से सही क्वालिटी का मटेरियल परचेज कर पाओ। फिर आता है स्टोरेज ऑफ मटेरियल। मटेरियल एक बार परचेज कर लिया तो उसका स्टोरेज भी करना जरूरी है, सही तरीके से उसको स्टोर करना है ताकि वो लंबे समय तक चले, उसकी वेस्टेज ना हो, वो ख़राब ना हो, कहीं पर गायब ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, इन सब बातों को ध्यान रखना पड़ता है। फिर आता है मटेरियल इशू प्रोसीजर। मटेरियल को स्टोर कर लिया, उसके बाद उसको फैक्ट्री के अंदर लेकर आना है। थोड़ा थोड़ा मटेरियल हम इशू करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा मटेरियल जो है वो स्टोर से इशू होता रहता है। जितने मटेरियल की हमें ज़रूरत पड़ती जाती है उतना मटेरियल जो है हम स्टोर से निकालते रहते हैं और फैक्ट्री के अंदर ले जाते रहते हैं। तो मटेरियल स्टोर से फैक्ट्री के अंदर ले जाने को बोलते हैं मटेरियल इशू प्रोसीजर। उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है, उसको हम यहाँ पर समझेंगे। फिर आएगा 2 बिन सिस्टम, डबल बिन सिस्टम। फिर है हमारे पास इन्वेंट्री सिस्टम, जिसके अंदर हमें पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम को देखना है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को देखना है। तो ये एक बेसिकली हमारा थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन हो जाता है, यहाँ पर हमें थोड़ी बहुत थ्योरी समझनी होती है। फिर आता है हमारे पास इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, जिसके अंदर हम अपने इन्वेंट्रीज का रिकॉर्ड बनाते हैं। ये भी हमारा थोड़ा सा थ्योरी कॉन्सेप्ट है। फिर हम देखते हैं हाउ टू एसर्टेन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैलकुलेट कैसे कराया जाता है। जिस मटेरियल की कॉस्टिंग के लिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं उस मटेरियल की कॉस्टिंग किस तरीके से करी जाती है, उसका पूरा एक प्रोसीजर है, पूरा एक फॉर्मेट है हमारे पास। फिर आता है हमारे पास मेथड्स ऑफ प्राइसिंग द इशू ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल को हम इशू कर रहे हैं, कहाँ से इशू कर रहे हैं, स्टोर से फैक्ट्री के अंदर इशू कर रहे हैं, उस मटेरियल की प्राइसिंग कैसे कैलकुलेट करी जाती है। हमारे पास कई सारे मेथड्स होते हैं। यहाँ से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है, बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है, जहाँ पर हमें फीफो लीफो मेथड देखना होते हैं, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज के मेथड्स देखने होते हैं। तो मेथड्स ऑफ प्राइसिंग द इशू ऑफ मटेरियल को आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आपका एक बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद मटेरियल लॉस की अगर मैं बात करूँ तो फैक्ट्री के अंदर काम हो रहा है, स्टोर में मटेरियल पड़ा है, तो कई सारा मटेरियल जो है लॉस हो जाता है, वेस्टेज हो जाती है। तो लॉस्ट वेस्टेज मटेरियल की अकाउंटिंग कैसे करते हैं उसको हमें यहाँ पर देखना होता है। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर हो गया, अकाउंटिंग फॉर मटेरियल कॉस्ट। तो सेकंड चैप्टर के अंदर हमें ये सारी बातों को देखना है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड चैप्टर जो कि है लेबर कॉस्ट। अगर आप एक पेन बना रहे हो तो पेन के लिए मटेरियल का इस्तेमाल होगा, साथ में लेबर का भी तो इस्तेमाल होगा। पेन बनाने के लिए लेबर लगेगी तो लेबर को पैसा देना होगा, लेबर को वेजेस देने होंगे, सैलरी देनी होगी, तो लेबर की कॉस्ट भी होती है। तो आखिर लेबर कॉस्ट की अकाउंटिंग कैसे करी जाती है उसको हम इस चैप्टर के अंदर देखते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि आखिर लेबर होता क्या है, लेबर हम किसको बोलते हैं। उसके बाद कुछ हमारे पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है, कुछ इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है। उसके बाद आएगा हमारे पास हाउ टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर लेबर कॉस्ट। अगर हमारे बिजनेस के अंदर कुछ एक्स्ट्रा लेबर कॉस्ट लग रही है तो आखिर उसको कैसे कंट्रोल करा जाएगा, कैसे हम अपने लेबर कॉस्ट को कम कर सकते हैं, उसको हमें यहाँ पर देखना है। फिर आएगा टाइम कीपिंग। हमारे पास कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट होते हैं, टाइम कीपिंग, टाइम बुकिंग, इस तरीके के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। कुछ हमारे पास बिजनेस के अंदर कैजुअल वर्कर्स होते हैं, कुछ आउट वर्कर्स होते हैं। फिर आएगा हमारे पास पेरोल अकाउंटिंग। पेरोल अकाउंटिंग क्या होती है, आइडल टाइम। आइडल टाइम का मतलब हो गया खाली टाइम, कितना टाइम हमारे लेबर्स जो हैं वो खाली बैठते हैं, कितना टाइम पे वो चाय पानी पीते हैं, कितना टाइम वो खाना खाने में लगाते हैं। फिर आता है ओवर टाइम प्रीमियम, ओवर टाइम वेजेस। अगर हमारे लेबर ओवर टाइम कर रहे हैं तो उनको ओवर टाइम के कितने वेजेस दिए जाएँ उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। फिर आता है लेबर टर्नओवर। तो यहाँ से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन जाता है। लेबर टर्नओवर को हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनको हमें यहाँ पर देखना होता है। फिर आता है मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट। हमारे पास वेजेस पेमेंट करने के कुछ
मेथड्स होते हैं। अगर हम अपने लेबर को वेजेस दे रहे हैं तो कितनी वेजेस उनको दी जाएगी, उसको कैलकुलेट करने के मेथड्स हमारे पास हैं। एक है टाइम रेट वेज सिस्टम, दूसरा है पीस रेट वेज सिस्टम। फिर आता है इंसेंटिव सिस्टम। हमारे पास लेबर्स को मोटिवेट करने के लिए कुछ इंसेंटिव सिस्टम्स होते हैं। हम अपने लेबर्स को इंसेंटिव देते हैं, यानी बोनस देते हैं। तो अलग अलग टाइप के लेबर्स को अलग अलग तरीके के बोनस दिए जाते हैं। अलग अलग बिजनेस के अंदर अलग अलग इंसेंटिव स्कीम्स चलती हैं ताकि हमारे लेबर्स अच्छे से काम कर सकें, मोटिवेट हो सकें। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है, इंसेंटिव सिस्टम। इससे एग्जाम में कन्फर्म क्वेश्चन आता है। तो इसके अंदर कई सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, कई सारे फॉर्मूलाज पढ़ते हैं। हमारे पास कई सारे प्लान्स होते हैं, कई सारे सिस्टम होते हैं। हाथ से प्लान होता है, रोवन प्लान होता है, टेलर प्लान होता है, मैक्रिक प्लान होता है। तो कई सारे अलग अलग नाम होते हैं, कई सारे अलग अलग इंसेंटिव सिस्टम्स होते हैं जिसको हम यहाँ पर देखेंगे। इसके ऊपर एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, लगभग कंफर्म है कि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये हमारा थर्ड चैप्टर हो गया। स्टार्टिंग के 4-5 चैप्टर हमारे थोड़े बड़े हैं, उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आगे जाके कुछ छोटे छोटे चैप्टर भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड चैप्टर। उसके बाद अगर मैं फोर्थ चैप्टर की बात करूँ तो वो होता है हमारा अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड। हमारे पास एक टर्म होती है ओवरहेड। अब ओवरहेड का मतलब क्या होता है, तो हम बात कर रहे थे पेन के बिजनेस की। अगर मान लो आप पेन मैन्युफैक्चर करते हो तो पेन बनाने के लिए आपने मटेरियल लगाया, तो मटेरियल के बारे में हमने मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर पढ़ लिया। उसके बाद फैक्ट्री के अंदर पेन बन रहा था, पेन जो है वर्कर्स ने बनाया, लेबर्स ने बनाया, तो लेबर कॉस्टिंग के लिए हमने लेबर कॉस्ट चैप्टर पढ़ लिया। उसके बाद अगर बात करूं ओवरहेड की, तो जिस फैक्ट्री में आपका पेन बन रहा है उस फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो फैक्ट्री अगर आपकी खुद की है तो उस फैक्ट्री का डेप्रीशिएशन, और अगर वो फैक्ट्री किराए पे ली गई है तो उस फैक्ट्री का रेंट जाएगा। फैक्ट्री में साफ़ सफाई का खर्चा होगा, फैक्ट्री के अंदर सामान को इधर से उधर ले जाने का खर्चा लगेगा, फैक्ट्री के अंदर जो मशीन इस्तेमाल करी जा रही है वो मशीन अगर आपकी खुद की है तो मशीन का डेप्रीशिएशन लगेगा, अगर मशीन किराए पे ली हुई है तो मशीन का रेंट जाएगा, फैक्ट्री की सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स रखे जाएंगे तो उनकी सैलरी जाएगी। तो इस तरीके से अगर हम छोटे छोटे खर्चों को कैलकुलेट करें तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे खर्चे हो जाते हैं जो हमारे ओवरहेड्स के अंदर कवर होते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया ये सारे हमारे ओवरहेड्स के खर्चे थे। अब इस तरीके से और भी बहुत सारे खर्चे हैं। जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ओवरहेड के अंदर बहुत सारे खर्चे आते हैं, बहुत सारे खर्चों को मिलाकर ओवरहेड कॉस्ट बनती है। तो हर बिजनेस के अंदर बहुत सारे खर्चे आते हैं, उन खर्चों को हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कुछ हमारे मटेरियल के खर्चे होते हैं, कुछ हमारे लेबर के खर्चे होते हैं, कुछ हमारे ओवरहेड्स होते हैं। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन भी आता है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो कंफर्म आता ही आता है। तो इस चैप्टर को हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। तो ओवरहेड कॉस्ट के अंदर हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि ओवरहेड कॉस्ट का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट देखेंगे। हम जो है ओवरहेड कॉस्ट को कई सारे टाइप्स में डिवाइड करते हैं, कई सारे तरीके से क्लासीफाई करते हैं। इसके अंदर हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड आती है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आता है, सेलिंग ओवरहेड आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आता है, फिक्स ओवरहेड आता है, वेरिएबल ओवरहेड आता है। तो कई सारे अलग अलग तरीके के ओवरहेड कॉस्ट को हम यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद आता है हमारा मेथड्स ऑफ सेग्रीगेटिंग सेमी वेरिएबल ओवरहेड इनटू फिक्स एंड वेरिएबल ओवरहेड। तो हमारे पास एक कॉस्ट होती है जिसको हम नाम देते हैं सेमी वेरिएबल ओवरहेड। तो जो सेमी वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट होती है ना, उसके अंदर कुछ फिक्स ओवरहेड कॉस्ट होती है और कुछ वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट होती है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर से फिक्स ओवरहेड कॉस्ट को अलग करना है और वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट को अलग करना है। उसके बाद हम कुछ एडवांटेजेस देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड इनटू फिक्स और वेरिएबल। उसके बाद आता है कलेक्शन ऑफ ओवरहेड। फिर हम देखते हैं एलोकेशन ऑफ ओवरहेड। इस चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल में इन सब बातों को समझा जाता है, तो ये सब आपको वहीं पे समझ में आएगा। फिर हम देखेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। अभी आप सिर्फ नाम देख लो कि आखिर हमें क्या क्या पढ़ना है। एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड, इसके हमारे पास कई सारे मेथड्स होते हैं। परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, मशीन आर रेट, रेट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये सब हमारे कुछ एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड के मेथड्स होते हैं। यहाँ से हमारा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंफर्म बनता है। इस चैप्टर में से कई बार 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं और एक थ्योरी क्वेश्चन तो कंफर्म बनता ही बनता है। फिर हम देखेंगे एक्चुअल ओवरहेड रेट्स, प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट्स, ब्लैंकेट ओवरहेड रेट, डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट, अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। फिर आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कैपेसिटी। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज आते हैं जिसके अंदर हम कई अलग अलग टाइप की कैपेसिटीज़ को पढ़ते हैं, जैसे मैक्सिमम इंस्टॉल कैपेसिटी हो गई, प्रैक्टिकल ऑपरेटिंग कैपेसिटी हो गई, नॉर्मल कैपेसिटी हो गई, एक्चुअल कैपेसिटी हो गई। तो कई सारी अलग अलग टाइप की कैपेसिटीज़ होती हैं और उनको निकालने के अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, तो उसको हम यहाँ पर देखेंगे। फिर आएगा ट्रीटमेंट ऑफ सम स्पेसिफिक आइटम्स इन कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक आइटम्स होती हैं, उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये हमारा 4th चैप्टर हो जाएगा ओवरहेड का, जिसके अंदर हमें इन सभी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है कॉस्ट शीट, जिसका अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम देखने को मिलता है। कई बुक्स के अंदर इसका नाम यूनिट कॉस्टिंग भी होता है, कई बुक्स में इसका नाम आउटपुट कॉस्टिंग भी होता है। तो यहाँ पर हम कॉस्ट शीट बनाते हैं। जिस तरीके से आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे, उसी तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम कॉस्ट शीट बनाते हैं। सबसे पहले हम यूनिट कॉस्टिंग का मतलब समझेंगे, फिर हम कॉस्ट यूनिट देखेंगे, कॉस्ट शीट का मतलब समझेंगे, प्रोडक्शन स्टेटमेंट होती है हमारे पास एक, उसका मतलब समझेंगे, उसका फॉर्मेट देखेंगे, फिर हमारे पास कॉस्ट शीट और प्रोडक्शन स्टेटमेंट का डिफरेंस बिटवीन आएगा, फिर कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देखा जाएगा। ये चैप्टर भी आपका एक प्रैक्टिकल चैप्टर है, इससे भी एग्जाम में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है। तो ये हमारा एक छोटा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। पहले 4 चैप्टर हमारे बहुत बड़े चैप्टर थे, उन चैप्टर से हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते थे, थ्योरी क्वेश्चन भी आते थे। लेकिन हमारा जो 5th चैप्टर है ये थोड़ा छोटे चैप्टर है, इससे हमारा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा जॉब कॉस्टिंग। ये भी हमारा एक छोटा चैप्टर है। जॉब कॉस्टिंग का मतलब होता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे अगर आप कोई स्पेसिफिक ऑर्डर को पूरा करो, अगर आप कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो उसको बोला जाता है जॉब कॉस्टिंग। ये मैं आपको एक बहुत बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, बाकी डिटेल में जॉब कॉस्टिंग क्या होता है वो हम चैप्टर के अंदर ही समझेंगे। तो इसके अंदर हमें मीनिंग ऑफ जॉब कॉस्टिंग पढ़ना होता है, एडवांटेजेस ऑफ जॉब कॉस्टिंग पढ़ना होता है, प्रोसीजर ऑफ जॉब कॉस्टिंग पढ़ना होता है, हाउ आर मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड्स अकाउंटेड फॉर इन जॉब कॉस्टिंग। तो जॉब कॉस्टिंग के अंदर मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट की अकाउंटिंग किस तरीके से करी जाती है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद एक होता है जॉब टिकट। तो ये हमारा एक छोटा सा चैप्टर है जिसके अंदर हमें बहुत लिमिटेड टॉपिक देखना है, लेकिन एग्जाम में इसमें से एक थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद अगला चैप्टर हमारा बैच कॉस्टिंग। अगर आप सिमिलर आइटम्स की प्रोडक्शन करते हो और पूरा बैच निकालते हो उसकी प्रोडक्शन का, जैसे कि मेडिकल इंडस्ट्री में होता है, मेडिकल के बिजनेस में होता है कि जो मेडिसिन होती हैं वो पूरे बैच में निकलती हैं, उनका एक बैच निकलता है। अगर आप पेन की प्रोडक्शन करते हो तो आपके पास अलग अलग टाइप के पेन होंगे, लेकिन अगर आपको एक पर्टिकुलर टाइप के पेन की 1000 यूनिट्स की प्रोडक्शन करनी है तो वो 1000 यूनिट्स आपके सिमिलर आर्टिकल होंगे, सेम टाइप के पेन होंगे, और उनका आप एक बैच निकालोगे, उनकी बैच में प्रोडक्शन करोगे। टायर्स जब बनाए जाते हैं, ट्यूब्स बनाई जाती हैं, तो उनकी बैच में प्रोडक्शन होती है। तो बैच आखिर होता क्या है, तो उसको तो हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर ही समझेंगे। इसके अंदर हमें सबसे पहले यही समझना है कि आखिर बैच कॉस्टिंग होती क्या है। उसके बाद इसके अंदर एक छोटा सा फॉर्मूला होता है EBQ, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन जाता है, छोटा सा क्वेश्चन बनेगा लेकिन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। यहाँ पर बात करते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट की। अगर मान लो आपको कोई बिल्डिंग बनवानी है तो आप बिल्डिंग का पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे देते हो कि 2-3 साल में ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी। तो बिल्डिंग बनते समय जो जो खर्चे होंगे उसकी कॉस्टिंग जब हम करेंगे तो उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। बिल्डिंग बनेगी 2-3 साल में, तो 2-3 साल तक हम एक बिल्डिंग की कॉस्टिंग करते रहेंगे। पहले साल में बिल्डिंग आधी बनेगी तो आधी कॉस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद दूसरे साल में फिर थोड़ी और बन जाएगी तो फिर हम दूसरे साल की कॉस्टिंग कर लेंगे, और तीसरे साल में जब पूरी बन जाएगी तो फिर हम तीसरे साल कंप्लीट बिल्डिंग की कॉस्टिंग कर लेंगे। तो हर साल जितनी बिल्डिंग बन के तैयार होती जा रही है उतनी बिल्डिंग की हम कॉस्टिंग करते हुए चलते हैं और पता लगाते रहते हैं कि आखिर किस साल हमारा कितना खर्चा हो रहा है, किस साल में कितना काम पूरा हो चुका है। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वहाँ पर काम आती है जहाँ पर 2-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट दे दिए जाते हैं। इसके अंदर हमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मतलब समझना है, डिस्टिंक्शन बिटवीन जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ना है कि आखिर जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बीच क्या फ़र्क होता है। फिर हमें देखना होता है प्रोसीजर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का हमारे पास प्रोसीजर होता है, इसके अंदर हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की कुछ अपनी टर्म्स होती हैं, रिटेंशन मनी, वर्क सर्टिफाइड वर्क, अनसर्टिफाइड, नोशनल प्रॉफिट, ये सब कुछ टर्म्स होती हैं जिसे हमें समझना होता है। इस चैप्टर से आपका एक बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है और कई बार जो है छोटे छोटे 1-2 थ्योरी क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ये चैप्टर जो है ना बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर के लिए है। आप ये मत सोचना ये चैप्टर कस्टमर के लिए है। जो बिल्डिंग बना रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, कॉन्ट्रैक्टर जो है उसके लिए यहाँ पर हम कॉस्टिंग कर रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्टिव बिजनेस के लिए होता है, जो बिजनेस कर रहा है उसके लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसके बिजनेस की हम कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो बिल्डिंग जो बना रहा है, बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट जिसको मिला है वो हमारा कॉन्ट्रैक्टर कहलाएगा। तो यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्टर की कॉस्टिंग करते हैं। कुछ हमारे पास वर्किंग प्रोग्रेस होता है, 3 साल में बिल्डिंग बन के तैयार होनी है, पहले साल आधी बिल्डिंग बन गई, दूसरे साल थोड़ी और बन गई, तो अगर काम अधूरा है तो उसको बोला जाता है वर्किंग प्रोग्रेस। यहाँ पर जो हम एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने को लेकर ही हमारा पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनाया जाता है उसको हम यहाँ पर समझेंगे। उसका एक पूरा फॉर्मेट होता है। कॉन्ट्रैक्टर जो है अपनी बैलेंस शीट तैयार करता है, तो बैलेंस शीट कैसे बनती है उसको भी यहाँ पर देखते हैं। तो एक हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, किस टाइप का होता है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। फिर आता है एस्केलेशन और डी एस्केलेशन क्लॉज। जब हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तो वहाँ पर कई सारी टर्म्स और कंडीशन लिखी होती हैं। तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कई बार एस्केलेशन और डी एस्केलेशन क्लॉज भी डले होते हैं। तो आखिर वो क्या होते हैं उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का चैप्टर है जिसके अंदर हमें ये सारे पॉइंट्स को देखना होता है। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर आता है प्रोसेस कॉस्टिंग। ये हमारा एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। इससे एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन भी आता है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो कंफर्म आता ही आता है। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है
लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर हमें सबसे पहले प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब समझना होता है। प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब है कि एक ऐसा प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो जो अलग अलग 3-4 प्रोसेस से होकर निकलेगा। अगर आप किसी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना चाहते हो और रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट होने के बीच में अगर उस मटेरियल को 3-4 अलग अलग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है तो उस केस में वहाँ पर हमारा प्रोसेस अकाउंटिंग आ जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि आखिर पहले प्रोसेस के अंदर जब हमने रॉ मटेरियल को डाला तो पहले प्रोसेस के अंदर आखिर कितना खर्चा हुआ। फिर हम देखते हैं कि जब पहले प्रोसेस से निकाल के हमने इसे दूसरे प्रोसेस में डाला तो वहाँ पर कितना खर्चा हुआ। फिर हम देखते हैं दूसरे प्रोसेस से तीसरे प्रोसेस में डाला तो वहाँ पर कितना खर्चा हुआ। तो आखिर टोटल अलग अलग प्रोसेस में इस प्रोडक्ट को डालने के बाद ये प्रोडक्ट जो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ, इस प्रोडक्ट की हर प्रोसेस की अलग अलग कॉस्ट कितनी आई थी उसका कैलकुलेशन यहाँ पर करा जाता है प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर। यहाँ पर हम जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग के बीच डिफरेंस भी देखेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग का पूरा प्रोसीजर समझेंगे। हमारे पास एक फॉर्मेट होता है प्रोसेस 1 की अकाउंटिंग करने का। जब हम अपने रॉ मटेरियल को पहले प्रोसेस में डालते हैं तो वहाँ पर उसकी अकाउंटिंग करी जाती है, फिर दूसरे प्रोसेस की भी अकाउंटिंग करी जाती है, तीसरे प्रोसेस की भी अकाउंटिंग करी जाती है। तो यहाँ पर कुछ अलग अलग तरीके के हमारे पास केसेस आते हैं। कई बार पहले प्रोसेस के अंदर कुछ नॉर्मल लॉस हो जाता है, कुछ एबनॉर्मल लॉस हो जाता है, तो उसको हम यहाँ पर समझते हैं। कई बार जो है एबनॉर्मल गेन हो जाता है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करी जाती है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। अभी आपको ये सारी बातें समझ में नहीं आएंगी, मैं आपको समझा भी नहीं रहा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इस प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। नॉर्मल लॉस अकाउंट हम बनाते हैं, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाते हैं, एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ पार्टली सेल पार्टली ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। मैंने आपको अभी बताया अगर कोई प्रोडक्ट कोई रॉ मटेरियल 3-4 अलग अलग प्रोसेस से निकल कर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा तो उस केस में कई बार ऐसा होता है कि हम पहले प्रोसेस में रॉ मटेरियल को डालते हैं, उसके बाद पहले प्रोसेस से बाहर निकाल के जितना भी प्रोडक्ट तैयार हुआ होता है उसमें से कुछ हिस्से को मार्केट में बेच देते हैं और कुछ हिस्से को अगले प्रोसेस में आगे उसको फिनिश प्रोडक्ट बनने के लिए डाल दिया जाता है। तो पहले प्रोसेस से निकलने के बाद कुछ प्रोडक्ट पार्टली सेल हो जाएगा और कुछ प्रोडक्ट नेक्स्ट प्रोसेस में चले जाएगा। फिर आता है कुछ वर्किंग प्रोग्रेस। मैंने आपको अभी बताया कि 3-4 अलग अलग प्रोसेस से निकलना होता है प्रोडक्ट को। तो पहले प्रोसेस से निकलने के बाद प्रोडक्ट आधा तैयार होता है, आधा काम पूरा हो रखा है तो उसको बोलते हैं वर्किंग प्रोग्रेस। पहले प्रोसेस से प्रोडक्ट निकला तो अभी भी वो वर्किंग प्रोग्रेस की स्टेज में है, उसके बाद दूसरे प्रोसेस से निकलेगा तो तब भी वो वर्किंग प्रोग्रेस की स्टेज में होगा। फिर तीसरे प्रोसेस से निकलने के बाद जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हम फिनिश गुड्स। फिर हम देखेंगे मीनिंग एंड कंपटीशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। तो वर्किंग प्रोग्रेस के अंदर हमें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स को देखना होता है, इसके कंपटीशन करना होता है, इसका एक पूरा फॉर्मेट होता है, क्या फॉर्मेट होता है, कैसे बनाया जाता है, तो वो हम यहाँ पर देखते हैं। फिर आता है हमारे पास हाउ टू प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट कैसे बनाया जाता है अगर हमारे पास कुछ वर्किंग प्रोग्रेस पड़ा हुआ है। फिर कई बार जो है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक दिया होता है, कई बार ओपनिंग स्टॉक वर्किंग प्रोग्रेस का नहीं दिया होता, कई बार प्रोसेस लॉस होता है। जब हम प्रोसेस करते हैं तो उस टाइम पर कुछ लॉस हो जाता है। लॉस भी हमारे पास अलग अलग तरीके के होते हैं, मैंने आपको अभी बताया, कुछ एबनॉर्मल लॉस होते हैं, कुछ नॉर्मल लॉस होते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमें प्रोसेस अकाउंट ही बनाना है। अलग अलग प्रोसेस से हमारा प्रोडक्ट गुजर रहा है, अलग अलग प्रोसेस से हमारा प्रोडक्ट निकल रहा है, तो हर प्रोसेस का अलग अलग प्रोसेस अकाउंट बनाया जाता है। उसके अंदर कई बार कुछ लॉस हो जाता है, कुछ प्रॉफिट हो जाता है, कुछ एबनॉर्मल गेन हो जाता है, तो उन सबको हम यहाँ पर हम देखते हैं। तो इन सब चीज़ों से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में बनता है जिसको हमें सॉल्व करना सीखना होता है। सबके अंदर प्रोसेस अकाउंट ही बनाना है, बस हर बार एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर अलग अलग सिचुएशन दे रखी होती है। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है। इस चैप्टर इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको पढ़ने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत डिटेल में बहुत सब्र के साथ इसको पढ़ना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आता है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। तो अगर मैं जॉइंट प्रोडक्ट की बात करूं कि आखिर जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है, तो जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब होता है मेन प्रोडक्ट, दो या दो से ज़्यादा मेन प्रोडक्ट। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जब भी ऑयल रिफाइनिंग होती है, ऑयल को रिफाइन करा जाता है तो उससे क्या निकलता है, उससे निकलता है हमारा पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये सब निकलता है। तो ये सब हमारा जॉइंट प्रोडक्ट है। एक ऑयल रिफाइनिंग के प्रोसेस से इतनी सारी अलग अलग चीज़ें निकल रही हैं, ये सब हमारा जॉइंट प्रोडक्ट है जिसको हम मेन प्रोडक्ट बोलते हैं। मेन प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि इन सब की वैल्यू एक बराबर है, इनमें से कोई भी कम ज़्यादा नहीं है, सबकी अपने आप में इक्वल वैल्यू है, तो इसको बोला जाता है जॉइंट प्रोडक्ट। अब अगर मैं आपको बाई प्रोडक्ट का एग्जांपल दूं, मैं आपको एक आसान सा एग्जांपल देता हूं जिससे आपको जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट दोनों समझ में आ जाएगा। अगर मैं बात करूं शुगर केन की, गन्ने की, गन्ने से जब चीनी बनती है तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, हमारा मेन प्रोडक्ट भी निकल के आता है और हमारा बाई प्रोडक्ट भी निकल के आता है। अगर मेन प्रोडक्ट की बात करूं तो शुगर केन से जब शुगर बन रही है तो शुगर हमारा मेन प्रोडक्ट है। लेकिन अगर बाई प्रोडक्ट की बात करूं तो इस प्रोसेस के अंदर एक निकलता है बगैस, जो गन्ने में से चूरा निकलता है ना, जब गन्ने का जूस बनता है, आपने गन्ने का जूस बनते हुए देखा होगा, तो जब मशीन के अंदर गन्ना डालते हैं
तो गन्ना डालने के बाद गन्ने का रस उसमें से बाहर निकल के आ जाता है और फिर जो बच जाता है, जो चूरा बच जाता है, उसको बोलते हैं बगैस। तो चीनी भी ऐसी बनती है। चीनी कैसे बनती है? पहले गन्ने में से उसका रस निकाला जाता है। उसी तरीके से जैसे आप गन्ने का जूस पीते हो, मशीन के अंदर गन्ना डाला जाता है, उसी तरीके से बड़ी क्वांटिटी में फैक्ट्री के अंदर गन्ने को इकट्ठा करके उसका रस निकाला जाता है। और फिर जो बच जाता है, जो वेस्टेज बच जाती है, जो बाद में चूरा बच जाता है, जो बगैस बच जाती है, उसको जला दिया जाता है और जलाकर उससे एनर्जी, उससे फ्यूल प्रोड्यूस कर दिया जाता है, जिससे फैक्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो जो बगैस है, जो चूरा बच गया गन्ने में से रस निकालने के बाद, वो है हमारा बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो मेन प्रोडक्ट में से निकल कर आती है। इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। बाय प्रोडक्ट की वैल्यू मेन प्रोडक्ट के बराबर नहीं होती। मेन प्रोडक्ट क्या है? गन्ने का जूस, उससे शुगर बनेगी। लेकिन बाय प्रोडक्ट क्या है? वो जो उसका चूरा बच गया, बगैस, बगैस हमारा बाय प्रोडक्ट है। तो बाय प्रोडक्ट की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसका भी इस्तेमाल कर दिया जाता है। यहाँ पर उसका इस्तेमाल कर दिया इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी। उसी तरीके से शुगर बनाने के प्रोसेस में एक निकलता है मोलेसेस। मोलेसेस क्या होता है? एक ब्लैक सिरप की तरह होता है। वो जो है इस शुगर बनाने के प्रोसेस से ही निकलता है। वो भी हमारा एक बाय प्रोडक्ट है, उसका भी इस्तेमाल कर दिया जाता है। ब्रेड के अंदर उसका इस्तेमाल होता है, बेकरी की कोई भी आइटम, बिस्किट के अंदर उसका इस्तेमाल होता है। तो मोलेसेस एक ब्राउन या ब्लैक कह सकते हो आप, उस तरीके की सिरप होती है जो कि हमारा बाय प्रोडक्ट है, जबकि जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो है शुगर। तो इस तरीके से हर चीज़ की प्रोसेस में, मैन्युफैक्चरिंग में कुछ हमारे बाय प्रोडक्ट होते हैं और कुछ हमारे मेन प्रोडक्ट होते हैं। मेन प्रोडक्ट का मतलब हो गया जॉइंट प्रोडक्ट। अगर किसी प्रोसेस से दो या दो से ज़्यादा मेन प्रोडक्ट निकल कर आ रहे हैं तो उन मेन प्रोडक्ट को बोला जाएगा जॉइंट प्रोडक्ट। जैसे ऑयल रिफाइनिंग के अंदर, ऑयल रिफाइनिंग से डीजल भी निकल के आ रहा है, पेट्रोल भी निकल रहा है, कैरोसिन भी निकल रहा है, तो कई सारे मेन प्रोडक्ट निकल के आ रहे हैं। तो ये हमारा जॉइंट प्रोडक्ट हो गया। तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट क्या होता है। बाकी इसको डिटेल में तो हम चैप्टर के अंदर ही समझेंगे। तो मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट की अकाउंटिंग किस तरीके से करी जाती है उसको हमें यहाँ पर देखना होता है। ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं जिनसे मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट निकलता है, उसको हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। फिर आता है हमारे पास को प्रोडक्ट। कुछ हमारे पास को प्रोडक्ट भी होते हैं, उनका हमें मीनिंग देखना है। फिर आता है जॉइंट कॉस्ट, सब्सिक्वेंट कॉस्ट। अकाउंटिंग फॉर जॉइंट प्रोडक्ट, हमें जॉइंट प्रोडक्ट की अकाउंटिंग करनी होती है। मेथड्स ऑफ अपोर्शनिंग जॉइंट कॉस्ट ओवर जॉइंट प्रोडक्ट। उसके बाद हम देखेंगे बाय प्रोडक्ट क्या होता है, डिस्टिंक्शन बिटवीन बाय प्रोडक्ट एंड जॉइंट प्रोडक्ट। अकाउंटिंग फॉर बाय प्रोडक्ट की अकाउंटिंग कैसे होगी, हाउ टू डिसाइड वेदर टू प्रोसेस फर्दर और नॉट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जिसको हम सर्विस कॉस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। जो इंडस्ट्री सर्विस दे रही है, जैसे कि रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, रेलवे हो गया, एयरलाइंस हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल्स हो गए, कैंटीन हो गए, तो ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब सर्विस दे रहे हैं, ये सब सर्विस इंडस्ट्री है। तो सर्विस इंडस्ट्री किस तरीके से कॉस्टिंग करते हैं उसको हम यहाँ पर देखते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के अंदर। यहाँ पर हमें सबसे पहले ऑपरेटिंग कॉस्टिंग देखना है। यहाँ पर हम कॉस्ट यूनिट को सेलेक्ट करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग करने के लिए, उसको हमें यहाँ पर देखना है। ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग करी जाती है, मैंने आपको अभी बताया। जो जो इंडस्ट्री सर्विस देती हैं उन सब की कॉस्टिंग हम इस चैप्टर के अंदर करते हैं। बॉयलर हाउस, पावर हाउस कॉस्टिंग करते हैं, ये भी हमें सर्विस दे रहे हैं, इसकी कॉस्टिंग हमें देखनी होती है। कैंटीन की कॉस्टिंग हमें देखनी होती है कि आखिर कैंटीन इंडस्ट्री किस तरीके से अपनी कॉस्टिंग करते हैं। होटल्स अपनी कॉस्टिंग किस तरीके से करते हैं उसको हम यहाँ पर देखते हैं। हॉस्पिटल किस तरीके से कॉस्टिंग करते हैं उसको यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर हमारी एक कॉस्ट शीट बनती है, एक पूरी ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनती है, उसका एक फॉर्मेट होता है, उसको हम यहाँ पर समझते हैं कि आखिर ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्या होता है। उसी कॉस्ट शीट के फॉर्मेट के अंदर हम इन सब इंडस्ट्रीज़ की कॉस्टिंग करते हैं। उसके बाद अगला आता है हमारे पास इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल सिस्टम। हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग के दो सिस्टम होते हैं, इंटीग्रल सिस्टम और नॉन इंटीग्रल सिस्टम। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ नॉन इंटीग्रल सिस्टम की, तो यहाँ पर जो है हम अपने बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनेंशियल बुक्स अलग बनाते हैं, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग से करते हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग अलग से करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग की हमारे पास अलग से बुक्स होती हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हमारे पास अलग से बुक्स होती है, यानी दो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनेंगी। जबकि अगर मैं इंटीग्रल सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास एक ही बुक्स होती हैं, एक ही सेट ऑफ अकाउंट्स होते हैं। इंटीग्रल सिस्टम के अंदर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग की दोनों की एक ही बुक्स मेंटेन करके चलते हैं। तो कई बिजनेस इंटीग्रल सिस्टम से अकाउंटिंग करते हैं, कई बिजनेस नॉन इंटीग्रल सिस्टम से अकाउंटिंग करते हैं। इसके हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं। यहाँ पर जो है हम कुछ लेजर्स बनाते हैं, जिस तरीके से हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर लेजर्स बनाते हैं उसी तरीके से यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर भी लेजर्स बनते हैं। एक होता है हमारा कॉस्ट लेजर, दूसरा होता है स्टोर लेजर, वर्किंग प्रोग्रेस लेजर, फिनिश गुड्स लेजर। तो कई सारे अलग अलग लेजर्स बनते हैं, कंट्रोल अकाउंट्स बनते हैं, कई सारे अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं, जर्नल एंट्रीज पास करी जाती हैं। तो ये हमारा 12th चैप्टर हो जाएगा, इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल सिस्टम। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर आता है रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग अलग से बना रहे हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग से कर रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक्स हमारे पास अलग से दे रखी हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक्स हमारे पास अलग से हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर अपना अलग प्रॉफिट निकाला जाता है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमारा अपना अलग प्रॉफिट निकाला जाता है।
कई बार क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट अलग अलग आ रहा होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग हमें कुछ और ही प्रॉफिट बता रहा है, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें कुछ और ही प्रॉफिट बता रहा है। बिजनेस तो एक ही है, तो आखिर दो अलग अलग तरीके से प्रॉफिट कैसे आ रहा है? तो इसी बात को चेक करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब है कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट को चेक कर रहे हैं और पता लगा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या डिफरेंस आ गए, कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट अलग आ रहा है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट अलग आ रहा है। इसके रीजंस को पता लगाने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पर। तो इन्हीं सब बातों को हमें यहाँ पर देखना होता है। बेसिकली हमें यहाँ पर सिर्फ एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी होती है। तो इस चैप्टर से हमारा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है मार्जिनल कॉस्टिंग, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इससे एग्जाम में क्वेश्चन कंफर्म आता ही आता है। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हमें सबसे पहले मार्जिनल कॉस्टिंग का मीनिंग देखना होता है। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें प्रॉफिट निकालना सिखा रखा है। हमारे पास एक फॉर्मेट होता है, पूरा का पूरा स्टेटमेंट होता है जिससे हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर। यहाँ पर जो है कई सारे अलग अलग टर्म्स हम देखेंगे। डायरेक्ट कॉस्टिंग क्या होता है, डिफरेंशियल कॉस्टिंग क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग के बीच क्या डिफरेंस होता है। तो ये सारी बातें तभी आपको समझ में आएंगी जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। तो कई सारी अलग अलग टर्म्स होती हैं जिनको हम यहाँ पर समझते हैं कि आखिर इनका मीनिंग क्या होता है। हमारे पास एक मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन भी होती है। कंट्रीब्यूशन निकालना सीखते हैं हम। कंट्रीब्यूशन क्या होता है ये हम देखते हैं। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो जिसे आप बोलते हो, वो भी हम निकालना सीखते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट निकालना सीखते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस करना सीखते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब हो गया आप नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। आपका बिजनेस इस पॉइंट पे खड़ा हुआ है जहां पर आपको बिजनेस में ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, यानी ब्रेक इवन पॉइंट। मार्जिनल ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ब्रेक इवन चार्ट क्या होता है, कैसे बनता है, उसको हम यहाँ पर देखते हैं। की फैक्टर्स होते हैं, बजट फैक्टर होते हैं, लिमिटिंग फैक्टर होते हैं। तो ये हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर हो जाता है जिसके अंदर हमें कई सारे फॉर्मूलाज देखने को मिलेंगे। इसके अंदर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में आता ही आता है। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। एडवांटेजेस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग भी इसके अंदर हम देख लेंगे, लिमिटेशन देख लेंगे, थ्योरी क्वेश्चन भी इससे एग्जाम में आ जाता है। तो ये सब हमारे कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर। उसके बाद हमारा एक चैप्टर आता है बजटरी कंट्रोल। यहाँ पर हम बजट निकालते हैं। जिस तरीके से हमारा हर चीज़ का बजट होता है, हमारे घर का एक बजट होता है, घर के खर्चों का एक बजट होता है, उसी तरीके से हमारे बिजनेस के अंदर भी एक बजट सेट कर रखा होता है कि इस चीज़ का इतना बजट है, उस चीज़ का इतना बजट है। तो बजट की कैलकुलेशन करना, बजट की अकाउंटिंग करना, बजट का स्टेटमेंट बनाना, बजट का स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है वो हम इस चैप्टर के अंदर देखते हैं। बजट क्या होता है, बजटिंग क्या होता है, बजट कंट्रोल क्या होता है, बजट को कैसे कंट्रोल में लाया जाता है। अगर मान लो ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो उस खर्चे को हम कम कैसे करेंगे, किस तरीके से हम फालतू खर्चों को रोकेंगे। तो हमें एक बजट तैयार करना होता है अपने बिजनेस का, हर चीज़ का हमें एक बजट तैयार करना होता है। तो यहाँ पर हम अलग अलग तरीके के बजट्स बनाते हैं। बजट बनाने के हमारे क्या फ़ायदे मिलते हैं, बजट कंट्रोलिंग सिस्टम के हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, क्या क्या इसकी लिमिटेशंस होती हैं, उसको हम देखेंगे। कई अलग अलग तरीके के यहाँ पर हम बजट्स बनाते हैं। कई टाइप्स के हमारे पास बजट्स होते हैं। फिक्स बजट, फ्लेक्सिबल बजट, फंक्शनल बजट, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, कैश बजट। कुछ कंट्रोल रेशियो होती हैं, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जिनके बेसिस पे हम कंट्रोल रेशियोज निकालते हैं। जीरो बेस बजटिंग, फिर हम देखते हैं जीरो बेस बजटिंग, क्या आखिर जीरो बेस बजटिंग क्या होती है। तो ये हमारा एक छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ जाता है, कई बार नहीं भी आता है। फिर आता है हमारा लास्ट चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। यहाँ पर जो है कुछ स्टैंडर्ड्स हम सेट करते हैं। ये चैप्टर पूरा एस्टिमेशन के ऊपर बेस्ड है। हम जो है अंदाजा लगाएंगे। लेट सपोज हमने 100 पेन बनाने हैं तो हम अंदाजा लगाएंगे कि 100 पेन हमारे इतने रुपए में बन जाएंगे। ये हमारा एस्टिमेशन है, इतनी कॉस्ट हमारी लगेगी 100 पेन बनाने में। एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी वो तो तभी पता चलेगी जब पेन बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यानी हम अंदाजा लगाना सीखते हैं, एक स्टैंडर्ड बनाते हैं कि 100 पेन हमारे इतने रुपए में बन जाएंगे, इसके लिए इतना हमारा मटेरियल लगेगा, इतनी हमारी लेबर लगेगी, इस बात का हम एक स्टैंडर्ड निकाल लेते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पूरा एस्टिमेशन बेस्ड चैप्टर है। इसके अंदर हम अंदाजा लगाते हैं, बेसिकली फ्यूचर की कॉस्टिंग करते हैं। अगर हमें 100 पेन बनाने हैं तो 100 पेन अभी बन के तैयार तो नहीं हुए ना, फ्यूचर में बनेंगे, तो फ्यूचर की हम कॉस्टिंग कर रहे हैं, फ्यूचर का हम कॉस्ट का एस्टिमेशन लगा रहे हैं। बजट भी वही होता है। बजट के अंदर क्या करते हैं, बजट के अंदर भी तो हम फ्यूचर प्रोडिक्शन करते हैं, फ्यूचर एस्टिमेशन लगाते हैं कि अगर हम इतना इतना काम करें तो इसका हमारा इतना बजट है, इतना हमारा कॉस्ट लगेगी। कई बार हम अंदाजा लगाते हैं कि 100 पेन इतने रुपए में बन जाएंगे, लेकिन जब एक्चुअल में पेन बनते हैं तो वहाँ पर हमारी कॉस्ट कई बार ज़्यादा लग जाती है, कई बार कम लग जाती है। यहाँ पर हमें कई सारे फॉर्मुलाज देखने को मिलते हैं, कई सारे स्टैंडर्ड्स हम यहाँ पर सेट करते हैं। हमारे पास मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस होता है, ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस होता है। तो कई सारे वेरिएंसेस को हम यहाँ पर देखते हैं, इनके कई सारे फॉर्मुलाज होते हैं। आपके सिलेबस में अगर ये चैप्टर है तो एग्जाम में इससे कंफर्म क्वेश्चन आएगा ही आएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, ये बहुत आसान नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, लेकिन इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये टोटल हमारे 16 चैप्टर्स हो गए जो हमें कॉस्ट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने होते हैं। अब देखो एक बात मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ पर हमने 16 चैप्टर्स के सिलेबस को डिस्कस करा, लेकिन आपके एग्जाम में 16 के 16 चैप्टर नहीं आने वाले। आपके सिलेबस के अंदर 16 के 16 चैप्टर नहीं होंगे,
आप जिस भी कॉलेज से होगे उस कॉलेज के अंदर आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस होगा। उस कॉस्ट अकाउंटिंग के सिलेबस में आप देखोगे इनमें से कोई 7-8 चैप्टर आपके सिलेबस के अंदर होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 चैप्टर होंगे। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि मैं यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया सभी यूनिवर्सिटीज़ को लेकर चल रहा हूँ, तो अलग अलग कॉलेजेस के अंदर अलग अलग चैप्टर्स दे रखे होते हैं। मैंने यहाँ पर सारे चैप्टर्स कवर कर लिए जितने चैप्टर्स आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के अंदर हो सकते हैं। अब आपके सिलेबस के अंदर इनमें से 8-10 चैप्टर होंगे। उन 8-10 चैप्टर के नाम देखना आपका काम है, वो आप अपने सिलेबस में से देखोगे। तो मैंने एक डिटेल डिस्कशन कर लिया। अगर किसी ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो अब मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि अब अगर आप अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक को खोल के देखते हो तो आपको कोई भी बात नई देखने को नहीं मिलेगी। बहुत जल्दी हम कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लासेस को स्टार्ट करने वाले हैं, तो जब हम डिटेल में क्लासेस को स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर एक एक चैप्टर के ऊपर बहुत डिटेल डिस्कशन होगा। थ्योरी भी हम अच्छे से समझेंगे, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स को भी हम अच्छे से देखेंगे। तो बस इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो आप मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।